हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घर में सेफ हो, सुरक्षित हो और अच्छे भले हो। आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे वैसे तो आपको सी एस ई टी के सारे नोट्स और एम सी क्यूज अवेलेबल होंगे। ग्रुप 2 में जो मॉड्यूल है अपना ईबीसी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, जिसमें एक का नाम है बेटा फेमा, जिसका नाम सुनते ही बच्चे धड़ धड़ काँपते हैं। धड़ धड़ नहीं काँपना है आपको। फेमा के मैंने 8 वीडियोस बनाए, 8 के 8 पढ़ने हैं। उनको पार्ट्स में मैंने बनाया, आपको वो सब कुछ पढ़ना है और उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जिस फेमा से बच्चे इतना डर रहे हैं, उसको मैंने पार्ट्स में कर दिया। और किसी भी चीज़ को यार याद करना हो, समझना हो, तो टुकड़े कर लो। टुकड़े करने से क्या होता है, आपको जल्दी से सब चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि टुकड़ों में पढ़ो। गाइस, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी, मुझे पता है एग्ज़ाम डिले हो गए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है, ठीक है। अब लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम डिले हो गए तो भाई बाद में पढ़ लेना। बाद में नहीं पढ़ना भाई। बाद में नहीं पढ़ना। आप लोगों को अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखनी है। आई नो समर सीज़न है, पढ़ा नहीं जाएगा इतना, लेकिन बच्चों, कान में लगाओ ईयरफोन और सुनते रहो वीडियोस। मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की सुनो। जितने की सुनोगे ना, उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। जब प्रैक्टिकल नॉलेज आती है ना दिमाग में भाई साहब, तो वो बच्चा जो सीएस बनता है ना, वो बिल्कुल अलग लेवल पे बनता है। रट के रट्टू तोता बन के सीएस पास करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए। और जो बच्चों ने कल और परसों में सी एस ई टी का एग्ज़ाम दिया था, तो वो अभी फालतू बैठे, तो फालतू नहीं बैठना, रिजल्ट की तैयारी नहीं करनी। जब तक आप लोग कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हो, कम से कम वीडियो सुनो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। चीज़ों को समझ में आएगा कि हाँ, हमारे एग्जीक्यूटिव में क्या आने वाला है। तो वो सब कुछ ज़रूर देखा। गाइस, वैसे हम लोगों ने फेमा कंप्लीट कर दिया था और कंपटीशन एक्ट में आ गए थे। लास्ट वीडियो कंपटीशन की ज़रूर देखना, बड़ी मज़ेदार है। उसमें मैंने यार कुछ नहीं पढ़ाया, मतलब कंपटीशन के केसेस बताए है कि कंपटीशन एक्ट का मतलब क्या है, कंपटीशन एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था, वो सब कुछ बताया, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट का पार्ट नंबर 2। लेकिन पार्ट नंबर 2 पढ़ने से पहले बेसिक तैयार कर लेना, जो कि पार्ट नंबर 1 में है। तो स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2। डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। देखो, मैंने बताया था कि कंपटीशन एक्ट है ना, वो 2002 में आया था। 2002 में अगर एक्ट आया तो उससे पहले एक्ट था कोई? हाँ, बिल्कुल था। एमआरटीपी एक्ट था। एमआरटीपी एक्ट 1969 था, जिसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट आया। मैंने डिफरेंस भी बताया कि कंपटीशन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट में क्या डिफरेंस था, क्यों एमआरटीपी एक्ट को हटा के कंपटीशन एक्ट को लाया गया। तो वो सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। आज हम डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। इन कॉमन is the market in the market means sellers traveling independently for buyer। मतलब सेलर क्या करते हैं, बायर को खींचते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में एक ही तरह की 100 बाजार होती है। आप लोग चौपड़ वगैरह यहाँ पे जाना, वहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे। जौहरी बाजार में एक ही तरह की कुर्तियाँ 10 दुकानों में मिल जाएगी। सारे दुकानदार बोलेंगे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दैट इज कॉम्पिटिशन। मतलब मार्केट में
एग्जाम्पल बोलूँ तो एप्पल आईफोन वो बोलता है कि मैं भले ही कम सेट बेचूं, मैं भले ही कम सेट बेचूं मार्केट में, लेकिन मार्केट में मेरी गुडविल होनी चाहिए और उस गुडविल की वजह से मेरी प्राइस ज़्यादा रहनी चाहिए। मैं भले ही कम सेट बेचूं पर सेट पे प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँ, उसका मेन एम प्रॉफिट कमाना है। लेकिन इसी जगह अगर मैं बोलूँ सैमसंग है, तो सैमसंग बोलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेट बेचूँ, सेल भले ही पर सेट पे मेरी सेल मतलब प्रॉफिट कम हो, मैं सेल इतनी ज़्यादा करूँ, टर्नओवर इतना ज़्यादा करूँ कि भले ही मेरी पर सेट पे सेल कम मतलब प्रॉफिट कम हो, लेकिन मेरी सेल ज़्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर बढ़ाने। तो हर बिजनेस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, कोई टर्नओवर बढ़ाना चाहता है, कोई प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। लेकिन बायर तो वहाँ जाएगा ना जहाँ पे उसको मैक्सिमाइज बेनिफिट होगा, बायर तो वहाँ जाएगा ना जहाँ पे उसको सबसे सही लगेगा। वेयर ए सेलर प्रेफर टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। सही बात है, सेलर क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बायर क्या चाहेगा जहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जहाँ पे दोनों की क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती है, मीट आउट हो जाती है, वहाँ पे दोनों क्या कर लेते हैं, डीलिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन कंपटीशन एक्ट की। अब कंपटीशन एक्ट मैं बोलती हूँ कि कोई भी एक्ट का आंसर लिखने से पहले, कोई भी एक्ट का आंसर लिखने से पहले भाई साहब उसका प्रीएम्बल ज़रूर कर लेना। कोई भी एक्ट लिखने से पहले, कोई भी आंसर एक्ट का लिखने से पहले उसका प्रीएम्बल अगर लिख लिया ना तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर गलत भी होगा ना तो भी 2 मार्क्स से देगा। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3.5 तो पक्का पक्का मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे ध्यान दो प्रीएम्बल क्या बोलता है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हैज़ बीन इनेक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को तोड़ के पढ़ना सीखो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड डेवलपमेंट हो। क्यों? अगर कंपटीशन को हम बढ़ावा देंगे, देखो कंपटीशन एक्ट कंपटीशन को रोकता नहीं है, वो कंपटीशन को बढ़ावा देता है, लेकिन उस कंपटीशन से कंज्यूमर को प्रॉब्लम नहीं हो, कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दी। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अगर होगा, कंपटीशन को हम लोग बढ़ावा देंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगा। कस्टमर को सस्ती सुंदर टिकाऊ चीज़ होगी। जब आपके सामने 4 कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं ना तो आप अच्छे से काम करते हो, और अच्छे से काम करते हो तो अच्छे से यूटिलाइज होगी रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप जग मार के आएगा ही आएगा। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रेम, यहाँ पे देखो एक अथॉरिटी है CCI, CCI नहीं मैम, नहीं मैम, CCI नहीं, CCI है, ठीक है। वो देखती है कि क्या एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा। देखो पहला क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा क्या हो गया, एक कमीशन बिठानी है जो कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट देती है। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन होने दो, देखो चीज़ों को तोड़ के पढ़ो, तोड़ के पढ़ोगे ना मज़ा आएगा। पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा कमीशन, ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है, प्रमोट करो कंपटीशन को। पहला इकोनॉमिक, दूसरा कमीशन बिठाओ, तीसरा है ना क्या करो, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। चौथा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। देखो वही चीज़ें आ रही है जो कि एक एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट, मतलब दूसरों को आने से नहीं रोको। याद है कल मैंने ना एक केस बताया था आप लोगों को कि एक 2 लड़कियां थी जो बिजनेस कर रही थी, जो आपस में ट्यूशन पढ़ा रही थी CA के बच्चों को। उन CA के बच्चों को जब वो ट्यूशन पढ़ा रही थी तो उन्होंने क्या किया, फीस थी 50,000, तो उन लोगों ने क्या किया, फीस को कम मतलब एक 3rd लड़की आ गई और वो भी पढ़ाना चाहती थी, तो उसको निकालने के लिए उन लोगों ने इतनी फ़ीस कम कर दी कि वो 3rd लड़की जो थी वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई। कल देखना, मैंने कल वाले एग्जाम्पल में बताया था। तो मैंने आप लोगों से पूछा था क्या ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कल बताऊँ क्या ये, साथ में ये भी बोला था कि कल बताऊंगी। देख लो आज ये बता रहे, किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को अगर मार्केट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं दी जाए, उसको परेशान कर दिया जाए इतना कि उसको छोड़ के जाना पड़े। आप नहीं निकाल रहे हो, मैंने नहीं बोला आप निकाल रहे हो, लेकिन उसको इतना परेशान कर दिया कि वो काम कर ही नहीं पा रही, न्यू एंट्रेंस को आने ही नहीं दे रहे हो। मतलब आप अपनी दादागिरी चला रहे हो, अपनी डोमिनेंट पोजीशन बिठाना चाहते हो, तो वो भी गलत है,
ठीक है, तो लास्ट वाला क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हो गया ECPPF, ECPPF। ठीक है, CPPEF बोल सकते हो, CPPEF। ठीक है, CPPEF कैसे, मेरे साथ साथ बोलो, CPPEF, CPPEF। ठीक है, ये E और ये F, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, CPPEF हो गया, है ना। तो देख लेते हैं एक बार। पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा कमीशन बिठानी, तीसरा प्रोटेक्ट करना है, क्या, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। चौथा प्रमोट करना है कंपटीशन को। और पांचवा एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये सब कुछ देख लेने का। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट के। देखो, कोई भी एक्ट आता है तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों आपने MRTP एक्ट हटाया और कंपटीशन एक्ट लाया, क्या मकसद क्या था, तो इसका एक्ट का ऑब्जेक्टिव था 3PE। 3PE क्या है, पहला देखो वही चीज़ें वापस आ रही है, जो चीज़ें हमने प्रियम्बल में पढ़ी ना वही चीज़ें वापस आ रही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, प्रिवेंट प्रैक्टिस विच हैज़ हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ऐसा कोई काम मत करो जिससे कंपटीशन मार्केट में ख़त्म हो जाए। उस लड़की को उन लोगों ने आने ही नहीं दिया मार्केट में। थर्ड जो गर्ल थी, उन लोगों ने, रानी और मानी ने उसको आने ही नहीं दिया, और आने नहीं दिया तो मतलब आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे मार्केट में AAEC हो रहा है। AAEC का मतलब क्या होता है मैम, AAEC का मतलब होता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। नेक्स्ट, प्रमोट एंड सस्टेन ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बढ़ी रहे, मतलब सब कुछ चलता रहे। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट करें इंटरेस्ट कंज्यूमर का, ये तो हर जगह आएगा, ये तो ज़्यादातर एक्ट्स में डाल ही देना। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टीज, दूसरों को परेशान नहीं करना, और इसका शॉर्टकट है 3PE। पहला P, प्रिवेंट प्रैक्टिस, दूसरा P, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, and sustain competition in the market। पहला P, prevent practices which have an adverse effect on competition। दूसरा P, promote and sustain competition in the market। तीसरा P, protect the interest of consumer। चौथा E, ensure freedom of trade। वापस बोलो मेरे साथ, यही याद करो, सब कुछ यही याद करो। पहला P भाई, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। दूसरा P, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तीसरा P, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। और चौथा क्या था, E का मतलब होता है इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, स्लाइड्स आई गई है। तो MRTP एक्ट का क्या बैकग्राउंड था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी उन्होंने 1964 में। मोनोपोलीज कमीशन इंक्वायरी कब बैठी थी, 1964 में। अभी एक्ट आया नहीं था। देखो ऐसा क्यों हुआ था कि MRTP एक्ट को लाना पड़ा। आप लोगों को पता है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, गोरी चमड़ी वाले गोरे गोरे ब्रिटिशों ने इंडिया पे राज किया था 200 साल। इंडिया पे राज किया था 200 साल। और इंडिया पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो इंडिया डर गई कि ये बाद में भी हमें परेशान ना करे, बाद में भी ब्रिटिश की कोई कंपनी आके इंडिया में आके परेशान नहीं करे, अपनी ना चलाए। तो इसीलिए उन लोगों ने एक एक्ट बनाया, इंडियंस ने, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, और इसीलिए MRTP एक्ट बना कि ब्रिटिश लोग अपनी मोनोपोलीज ना चलाए। तो इसीलिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठी जिसको बोलते हैं मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन इन 1964। क्या रीज़न था, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक पावर। वो ये, अच्छा इसका रीज़न क्या हुआ था, ध्यान से सुनना।
जब ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़ के गए, जब ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। तो क्या हुआ था कि गरीब गरीब था और अमीर अमीर था। जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा था, और गरीब होता जा रहा था, और अमीरों ने, कुछ अमीर लोगों ने क्या किया था, सारे इंडिया को अपने हाथ में ले लिया था, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे, मोनोपोली बिठा रहे थे। वो जो चाहे रेट ले रहे थे इंडियंस लोगों से। तो इन लोगों ने बोला कि नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन कुछ मतलब लोगों के हाथ में ही इकोनॉमिक पावर है कंट्री, सजेस्ट रेमेडियल मेजर, और इसी वजह से मोनोपोलीज को ख़त्म करो और रेमेडी मेजर। और इसी वजह से ये जो इंक्वायरी कमीशन थी, है ना, इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। कब की थी, एक सेकेंड, ये जो इंक्वायरी कमीशन है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1965 में। ठीक है, वापस बता रही हूँ, एक कुछ लोगों के हाथ में ही सारी पावर आ गई थी, गरीब गरीब होता जा रहा था और अमीर अमीर होता जा रहा था। तो एक इंक्वायरी बैठी, मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1964 ने। उन्होंने देखा कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, कुछ लोग मोनोपोली चला रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स दिए और कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट 1965 में। चलें आगे। MRTP बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1967 में। ठीक है, 1967 में, और पास हो गया था बिल 1 जून, मतलब एक्ट एप्लीकेबल हो गया था 1 जून 1967 में। ठीक है, मतलब बिल जो हुआ था वो 1967 में था और पास हो गया था, और 1970 में तो वो आ ही गया था। 1969 का एक्ट है, लेकिन 1 जून 1970 में वो एक्ट एप्लीकेबल हो गया था। प्रियम्बल ऑफ MRTP एक्ट, प्रिवेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटरमिनेंट। इन लोगों ने बोला कि जिन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर है, जिन लोगों के पास मेन पावर है हाथों में, उनसे हटाओ ये पावर और दूसरे लोगों को दो। ये पावर दूसरे लोगों को मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी इसके हकदार है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज मतलब मोनोपोली नहीं चलेगी, मोनोपोली नहीं चलेगी। जबकि देखो कंपटीशन एक्ट बोलता है कि मोनोपोली चलाओ, कंपटीशन एक्ट बोलता है मोनोपोली चलाओ, मना नहीं है। रेलवे अपने आप में एक मोनोपोली है, चलाओ, कोई मना नहीं है। गूगल का सर्च इंजन अपने आप में एक मोनोपोली क्रिएट करता है, करो, कोई मना नहीं है। लेकिन उस मोनोपोली से पब्लिक को गलत इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये लोग बोल रहे थे मोनोपोली मत चलो। MRTP एक्ट क्या बोलता है, बहुत रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था ये। ठीक है, मतलब ये तो बोलता है मोनोपोली ही नहीं चलाओ। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसे काम ही मत करो जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होए। और रेस्ट्रिक्ट, इन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि भाई ये काम करेगा तो गवर्नमेंट से पूछेगा, ये काम करेगा तो गवर्नमेंट से पूछेगा, ये काम करेगा तो गवर्नमेंट से पूछेगा, सब में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। बहुत सारे लाइसेंस इन लोगों ने निकाल दिए थे, इस वजह से लोग काम करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि लोगों को पता था देखो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, लोग काम स्टार्ट करने में सालों साल लग जाता था। तो लोग काम करना पसंद कम करते थे, लोग अपना काम करना पसंद कम करते थे, लोग जॉब ज़्यादा करते थे। और हमें क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थे, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए थे। चले नोट, तो फिर क्या हुआ, इस एक्ट को बहुत बार अमेंड किया गया, ये सब कुछ मैं कल बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, MRTP एक्ट को बहुत बार अमेंड किया गया, अमेंडमेंट मैनी टाइम्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सचार कमेटी। सचार कमेटी के रिकमेंडेशन से बहुत बार इस एक्ट को अमेंड किया गया, MRTP एक्ट को बार बार अमेंडेशन आए। लेकिन फिर क्या हुआ, LPG आई, ग्लोबलाइजेशन आया, मतलब बाहर के लोग इंडिया में आके काम करना चाहते। ग्लोबलाइजेशन आने का मतलब बाहर के लोग इंडिया में काम करना चाह रहे थे, और बाहर के लोग जब इंडिया में काम करेंगे तो गाइस हमारा एक्ट इतना रेस्ट्रिक्ट था, वो कैसे करेंगे, कैसे हमारे एक्ट के हिसाब से बाहर के लोगों को काम कराएंगे। इसी वजह से उस एक्ट को ख़त्म किया गया और कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया।
चलो देखते हैं। इसमें ना एमआरटीपी एक्ट में एक लार्ज बिजनेस हाउस की डेफिनेशन थी, वैसे इतनी काम की नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो एक्ट तो ख़त्म हो गया, आई नो दैट, लेकिन फिर भी एक चीज़ पढ़ लो कि यहाँ पे लार्ज बिजनेस हाउस उसको बोला गया जिसकी असेट 100 करोड़ की हो, जिसकी असेट 100 करोड़ की हो उसको लार्ज बिजनेस हाउस कहा गया, मिनिमम 100 करोड़ की असेट हो। उस टाइम का एक्ट मतलब 1969 में बोला गया था कि 100 करोड़ की असेट जिसके पास हो वो लार्ज बिजनेस हाउस होगा, या फिर जिसकी कैपेसिटी 1/4 प्रोडक्शन कैपेसिटी हो उतना, मतलब जितना भी बाहर मार्केट में काम चल रहा है अगर उसका 25% भी एक अकेला पर्सन कर रहा है तो वो भी क्या होगा, लार्ज बिजनेस हाउस में होगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी इसको। सच अंडरटेकिंग हैज़ टू ऑब्टेन अप्रूवल, फिर वहाँ पे क्या होता था, ऐसी अंडरटेकिंग जो लार्ज बिजनेस हाउसेस थी उसको अप्रूवल लेनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसी बिजनेस हाउसेस को तब अप्रूवल लेनी पड़ती थी, जैसे कि सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, नई अंडरटेकिंग खोलनी है, किसी के साथ अमालगमेट होना है, जैसे पहले ए था और बी थी, अब ए और बी ने शादी कर ली और ए बी बन गए। ठीक है, तो अमालगमेट होना है, टेक ओवर, ए ने बी को खरीद लिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज डायरेक्टर हु इज़ ऑलरेडी डायरेक्टर इन एनी अंडरटेकिंग, मतलब अगर आप किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स हो और अगर ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो तो यहाँ पे सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। किसको, लार्ज बिजनेस हाउसेस को। पहला सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, काम बढ़ा रहे हो, नई अंडरटेकिंग खोल रहे हो, अमालगमेट हो रहे हो, ठीक है, मर्जर हो रहे हो, या फिर ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो जो कि पहले ही किसी का है। एमआरटीपी एक्ट खत्म हो चुका है तो गाइस थोड़ी सी इस स्लाइड्स को जल्दी जल्दी लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैड अ पावर टू ऑर्डर फॉर ऑल अंडरटेकिंग, ऐसी अंडरटेकिंग को पहले पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि डिवीज़न कर सकता था। एग्जाम्पल बताऊं, पतंजलि के बहुत सारे आउटलेट थे। पतंजलि कॉस्मेटिक में भी है, पतंजलि किसमें, मेडिसिन में भी है, पतंजलि ग्रॉसरी में भी है। तो इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ग्रॉसरी वाली कंपनी अलग कर दी, मेडिकल वाली अलग कर दी और कॉस्मेटिक वाली अलग कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा क्योंकि बड़ी कंपनीज को तोड़ने के लिए। सर्विलेंस ऑफ इंटरकनेक्शन विद सर्टेन सर्कमस्टेंस, ठीक है, कुछ इंटरकनेक्शन कर सकती है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। गाइस थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि एमआरटीपी एक्ट खत्म हो चुका है। चलें, अब आ जाओ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव्स ऑफ कंपटीशन लॉ। इंडिया हैज़ देयरफॉर विटनेस 2 phases ऑफ प्रोसेस। देखो इंडिया के पास पहला फेज क्या था, प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, और अगर मैं बोलूँ दूसरा फेज क्या था तो 1990 के बाद आया पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। तो प्री लिबरलाइजेशन पीरियड में हम लोग बोलते थे भाई हम लोग ब्रिटिश से कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग बाहर के लोगों से काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है इन लोगों ने हम पे ऑलरेडी 200 साल राज किया है। तो इन लोगों ने पहले जो प्री लिबरलाइजेशन पीरियड वाला था उस टाइम पे इन लोगों ने क्या कर रखा था, रिजिडिटी, रेगुलेटेड एंड रिलेटिवली क्लोज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना रखा था। बिल्कुल अपने दरवाजे तक रहो, पड़ोसियों से बात नहीं करनी भाई, पड़ोसियों से बात नहीं करनी। अगर पड़ोसियों से ज़्यादा बात की तो वो आके तुम पे ही राज करेंगे। मतलब इंडिया ने बोला था कि एक्सपोर्ट बंद, इम्पोर्ट बंद, बाहर के लोगों से कोई काम नहीं करना, हमें सिर्फ अपने धैर्य तक ही काम रखना है। रिजिडिटी थी बहुत उस टाइम, ठीक है, और कंपटीशन को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा था, मोनोपोलीज नहीं बनानी थी। दूसरा फेज रिफॉर्म प्रोसेस, मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस। अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया 1990 के बाद। तो क्यों आया वो मैंने फेमा में भी बताया कि इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो उस टाइम मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाई, जैसे मार्केट में लोग चलते थे हम भी वैसे ही चलेंगे। नेक्स्ट 1991 के बाद गवर्नमेंट ने एलपीजी स्टार्ट किया था। कंपटीशन एक्ट आ गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2003, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं लाई हूँ ना, ये शॉर्ट टाइटल वो सेक्शन 1 आपके है ना बुक में नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में लाई हूँ, तो इसको ज़रूर देखना। इसको जानते हैं ये पर्सन कौन है, ये हमारे अरुण जेटली हैं।
यस, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 2014 से लेके 2019 में, ये लाए थे कंपटीशन एक्ट। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कंपटीशन एक्ट। बेटा एक्ट तो पढ़ते हो, लेकिन ये नहीं पता होता कि उस एक्ट का ईयर कौन सा है, ये नहीं पता होता ये एक्ट लाया कौन। तो क्या पढ़ते हो आप लोग, कैसे सीएस बनोगे। यहाँ देखो, ये पर्सन अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन लाए थे, कंपटीशन एक्ट लाए थे। इसने किसको रिप्लेस किया था, एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया गया था। ठीक है, इसने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया। इसमें 9 चैप्टर और ये पूरे भारत पे अप्लाई होता है। पहले तो जम्मू कश्मीर पे नहीं होता था, पर अब जम्मू कश्मीर पे भी होता है। आ जाओ, फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट। प्रोहिबिटेड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। मैम क्या बार बार एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो, क्या बार बार एक ही चीज़ पढ़। हाँ, ये बार वाली चीज़ें ना, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रियम्बल, ये फीचर, ये हमें लिखने हैं भाई, ये हमें लिखने हैं। प्रोहिबिटेड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, आप ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते जो मिलके किया हो। एंटी कंपटीशन, जो कंपटीशन को रोकता हो। एंटी मतलब क्या होता है, जो उसका उल्टा हो। तो जो कंपटीशन को रोकता हो, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकता। आप लोग को याद है, कल मैंने एक केस पढ़ा था, अंबुजा सीमेंट और बाकी सारी सीमेंट की कंपनीज ने एक एग्रीमेंट बनाया था, और उस एग्रीमेंट में बोला था कि कोई भी सीमेंट को 300 से कम में नहीं बेचेगा। तो सारी कंपनीज ने 300 से कम का सीमेंट का एक बैग नहीं बेचा। तो इसमें क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो रहा था, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। प्रोहिबिटेड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, डोमिनेंट पोजीशन होती है हमारा रेलवे, हमारा गूगल, ये डोमिनेंट पोजीशन पे है। हमारी मैगी के वैसे कॉम्पिटिटर हैं, है ना, लेकिन मैं नहीं सोचती कि वो दूसरे जो मैगी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो अड़ते भी हैं। मैगी अपने आप में एक डोमिनेंट है, अपने आप में एक अलग है। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो कि कोई भी दूसरे नूडल्स इतने बिकते ही नहीं। मैगी अपने आप में एक डोमिनेंट पोजीशन है, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि मैगी ने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मैगी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं 10 रुपये वाली मैगी 50 रुपये में बेचूंगी, मैं 100 रुपये में बेचूंगी। नेस्ले कंपनी ने कभी ऐसा नहीं बोला। तो डोमिनेंट पोजीशन होना इज नॉट अ रॉन्ग इज दैट कि हम उसका अब्यूज़ ना करें। वर्ड है अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है गलत यूज़, ठीक है, ना करें। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सेक्शन 6 में, नहीं सॉरी सेक्शन 5 में पढ़ेंगे ना। तो सेक्शन 5 में पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब कई कंपनीज मिल के क्या करती है, एक ग्रुप बना लेती है, जैसे कि मर्जर होना, अमालगमेट होना। ठीक है, दो बड़ी कंपनी मिल जाती है। तो अगर दो बड़ी कंपनी मिल जाती है तो वो मार्केट को अफेक्ट ना करे, वो सब कुछ देखना है हमें। ठीक है, और मैंडेट्स कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, यहाँ पे ना सीसीआई के लिए बोला गया। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी बनानी है हमें अथॉरिटी, ताकि वो क्या करे, सब कुछ देखे। तो 4 चीज़ें बोलनी है आपको मेरे साथ। क्या, 3 PM, 3 हमारे PM हैं। पहला P, प्रोहिबिटेड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, प्रोहिबिटेड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। दूसरा P, प्रोहिबिटेड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन। तीसरा P, प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। और चौथा M क्या है, मैंडेट कंपटीशन एडवोकेसी। वापस याद नहीं हुआ, याद करना है यहीं पे। पहला P, प्रोहिबिटेड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। दूसरा P, प्रोहिबिटेड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन। और तीसरा P, प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। चौथा M, मैंडेट कंपटीशन एडवोकेसी। आगे चले। हाँ, इस चैप्टर की समरी, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 पे अटकी हुई है, और एक है हमारा CCI। सेक्शन 3 बोलता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 3 क्या बोलता है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। आंटी नहीं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। पड़ोस वाली आंटी नहीं, आंटी पुलिस बुला लेगी वो वाली आंटी नहीं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। दूसरा,
अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन, सेक्शन 4, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखो गाइस, ये चैप्टर है ना 25 मार्क्स कवर करता है। 25 मार्क्स अगर कोई चैप्टर कवर कर रहा है ना, तो उसके सेक्शंस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 25 मार्क्स का मतलब सेक्शन देखना है, और सेक्शन देखने हैं तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, और मैं इसकी समरी बना दूंगी सारे सेक्शन की, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन। सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन। सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन और सीसीआई एक हमारा अलग से टॉपिक है। तो 3 सेक्शन और एक सीसीआई, सीसीआई नहीं सीसीआई, ठीक है। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन। सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन। सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन। सेक्शन से मतलब एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज सीसीआई। तो आज हम लोग सेक्शन 3 पढ़ेंगे। सेक्शन 3 क्या बोलता है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। क्या होता है ये एंटी कॉम्पिटिटिव? ऐसे अग्रीमेंट जो कंपटीशन को रोके, दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। ऐसे अग्रीमेंट जो कंपटीशन को रोके, दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। तो पढ़ लेते हैं। नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, एक अकेला एंटरप्राइज या ग्रुप में लाके, देखो नो एंटरप्राइज मतलब एक अकेला पर्सन, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज मतलब ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज, और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एक अकेला इंसान या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वापस बोलो, एक अकेली कंपनी या एक अकेला इंसान। दूसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, या अकेला पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ पर्सन शेल एंटर इनटू अग्रीमेंट। मिल गए, क्यों मिल गए देखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ, हम लोग इतना ही प्रोडक्शन करेंगे। आप लोग को पता है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्याज होता है ना, प्याज, अनियन, जब सावे आते हैं, अभी थोड़ा टाइम बाद सावे आएंगे, तो प्याज की ये लोग क्या कर देते हैं, सप्लाई रोक देते हैं। जब प्याज की, अनियन की सप्लाई रुक जाएगी तो मार्केट में अनियन आएगा नहीं, डिमांड होती है ज़्यादा और मार्केट में अनियन होता नहीं है, और इसी वजह से अनियन की प्राइस बढ़ जाती है। इन लोगों ने क्या किया, मिल के अनियन की सप्लाई रोक दी। तो यही बोल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी चीज़ की प्रोडक्शन रोकना, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन एंड कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, ये सब कुछ रोक दिया ताकि मार्केट में महंगे प्याज बिके, ताकि मार्केट में जो कंज्यूमर है उनका गलत यूज़ होए, अब्यूज़ होए, ठीक है, तो उनका गलत यूज़ होए, और इसी वजह से वो लोग रोक देते हैं, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो शेल एंटर इनटू अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन रोकना, सप्लाई रोकना, डिस्ट्रीब्यूशन रोकना, स्टोरेज करके रख देना, एक्विजिशन एंड कंट्रोल, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल जमा देना। लेकिन ये गलत नहीं है भाई, करो प्रोडक्शन रोको, सप्लाई रोको, प्रोडक्शन रोको, सप्लाई रोको, लेकिन पब्लिक को परेशान मत करो। अगर पब्लिक को परेशान किया, विच कॉज AAE एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, अगर ये हुआ, पब्लिक परेशान हुई, लोग परेशान हुए, तब आप गलत हो। वापस बताओ, ऐसा कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसी कोई एंटरप्राइज या ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज एंटर होती है अग्रीमेंट में, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस विच कॉज AAE मतलब एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो फिर वो गलत है। These agreements are void। अगर वो AAE नहीं हो ना, अगर वो AAE नहीं हो तो वैलिड है, अगर AAE नहीं हो तो वैलिड है, लेकिन AAE हुआ तो क्या होगा, void हो जाएगा। ये कल हो चुका है ना, आई थिंक केस, ये कल कराया था ना, कि हुंडई ने बोल दिया था कि है ना, कहते हैं बाहर से, ये कल केस करवाया था मैंने, कि हुंडई कार कंपनी थी,
वापस बता देती हूँ एक बार। हुंडई की कार कंपनी थी, इन लोगों ने बोला था कि जो भी हमारे यहाँ से कार खरीदेगा वो बाहर जाके उस कार को खुलवाएगा नहीं। अगर बाहर जाके कार खुली और बाहर जाके किसी कंपनी का पार्ट उसमें लगा तो हुंडई वाले की गारंटी वारंटी ख़त्म। और गारंटी वारंटी ख़त्म तो ऐसे में भोला जो था उसने बाहर जाके कार खुलवाई थी। ये केस आराम से देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसने क्या हुआ, बाहर जाके कार खुलवाई, क्योंकि हुंडई वालों के पास ये गया था। हुंडई वालों ने बोला कि हमारे पास अभी कार का पार्ट अवेलेबल नहीं है और बोला को चेंज कराना था, तो बोला ने वो बाहर जाके कार खुलवाई। और जब बाहर जाके कार खुलवाई और थोड़े टाइम बाद दोबारा वो अपनी वारंटी लेने आया, है ना, तो उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने बोला आपने बाहर खुलवाई। तो ऐसे ही हुंडई के ऊपर भोला ने केस कर दिया। भोला मैंने अपने हिसाब से नाम लिया है, ठीक है, लेकिन केस रियल है ये, ठीक है। तो केस कर दिया और केस करने के बाद इन लोगों के ऊपर फाइन लगा। कितना फाइन लगा, 2544 करोड़। लेकिन सिर्फ हुंडई को नहीं पकड़ा, सीसीआई ने और बहुत सारी कार मेकर कंपनी थी, उन सबको पकड़ा गया, ठीक है। इट इंक्लूड कार्टल, इसको कार्टल बोला जाता है। इंगेज इन आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स और सर्विस, प्रिज्यूम्ड एएई। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज कार्टल। कार्टल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन ने मिलके। व्हाट इज कार्टल, कार्टल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने मिलके क्या किया, एक अग्रीमेंट किया कि हम लोग ये सामान इससे कम नहीं बेचेंगे। ग्रुप बना दिया, झुंड बना दिया, एक सोसाइटी बना दी कि इससे कम माल नहीं बेचेगा, दैट इज कार्टल। और अगर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ए ही है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है इसमें, प्रिज्यूम्ड है। चलो देखते हैं। पहला, डिटरमाइन परचेज और सेल प्राइस। ग्रुप बनाया, अब परचेज करेंगे तो इतने पे ही करेंगे, सेल करेंगे तो उतने पे करेंगे। आप लोगों को पता है ये जो वीट वगैरह होता है, वीट बड़े बड़े डीलर्स परचेज करने जाते हैं तो ये कार्टेल बना के जाते हैं। ये बोलते हैं कि फार्मर्स से हम वीट कम पे खरीदेंगे, और फार्मर्स के पास और कोई चारा नहीं होता क्योंकि सब लोग एक साथ जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं, तो फार्मर्स को बेचना ही पड़ता है। ऐसे ही अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना की वजह से हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। इन लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, हम लोग चीज़ बेचेंगे तो इतने की ही बेचेंगे, इतने की ही बेचेंगे। भाई साहब, कंज्यूमर को फ़र्क पड़ रहा है, कंज्यूमर मर रहा है, तो परचेज और सेल प्राइस को आपने अपने हिसाब से डिटरमाइन कर रखा है, तो ये कार्टेल है। नेक्स्ट, लिमिट और कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विस। लिमिट कर रखी है, कंट्रोल कर रखा है, किस पे, प्रोडक्शन पे। अनियन ज़्यादा नहीं उगाना भाई, अनियन की सप्लाई रोक दो, अनियन को स्टोर कर दो, इससे क्या होगा, अनियन बाहर महंगा बिकेगा। अभी कोरोना में सब लोग बोल रहे हैं कि स्वीट लाइम खाओ, मौसम्बी खाओ, मौसम्बी मार्केट में है ही नहीं। जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उन लोगों ने मौसम्बी को ही रोक लिया है। अब रोक लिया है तो जो मौसम्बी 20 रुपए की बिकती थी ना, आज वो 50-60 रुपए की बिक रही है। अब क्या करें लोग, कोरोना की वजह से मौसम्बी भी चाहिए उन लोगों को और इतनी महंगी बिक रही है, तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है भाई। नेक्स्ट, शेयर द मार्केट एंड सोर्सेज बाय वे ऑफ अलोकेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस और नंबर ऑफ कस्टमर। ध्यान से सुनना, दूध आता है राजस्थान में सरस। कौन सा दूध, सरस, ठीक है। सरस का दूध सिर्फ राजस्थान में बिकता है। सरस का दूध जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बिकता है। क्या कभी सोचा ऐसा क्यों, क्या कभी दिमाग लगाया ऐसा क्यों? सरस का दूध सिर्फ राजस्थान में बिकता है और बाकी ये गुजरात साइड जो होता है वो अमूल का दूध बिकता है, क्योंकि हम लोगों ने जोग्राफिकल एरिया बांट रखा है। राजस्थान में बिकेगा तो सरस बिकेगा और गुजरात में बिकेगा तो अमूल बिकेगा। राजस्थान में बिकेगा तो मतलब ये बिकेगा और गुजरात में बिकेगा तो अमूल बिकेगा। ये क्या हुआ, इन लोगों ने मार्केट बांट रखा है, जोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट बांट रखा है, टाइप ऑफ गुड्स बांट रखे हैं इन लोगों ने, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बांट रखे हैं इन लोगों ने। तो ये भी गलत है, ये कार्टेल है, ये ग्रुप बना रखा है तुम लोगों ने, झुंड बना रखा है, वो गलत है। बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग में अभी बताऊंगी, थोड़ी देर में आएगा। वापस
कब कार्टल होगा? डिटरमाइन परचेज और सेल प्राइस। डिटरमाइन परचेज और सेल प्राइस, आपने अपनी मर्जी से परचेज और सेल प्राइस बता रखी। दूसरा, लिमिट और कंट्रोल किस किस पे? लिमिट और कंट्रोल किस किस पे? प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल, ठीक है, इस पे कर रखा है। नेक्स्ट, शेयर द मार्केट, जोग्राफिकल एरिया पे कंट्रोल कर रखा है। ये मेरा इलाका है, यहाँ का विजयशांत सीकरे मैं हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आएगा भाई, यहाँ पे सिर्फ मैं ही दादा हूँ, ये गलत है। बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका क्लिक ले लेना, समझ में आ जाएगा। वापस बोलो मेरे साथ, डिटरमाइन, दूसरा लिमिट, पहला डिटरमाइन, दूसरा लिमिट, तीसरा शेयर, ठीक है, और चौथा बिड रिगिंग। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। जो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है, वो कौन कौन से होते हैं? पहला, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बराबर के लोगों में, बराबर के लोगों में अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, बराबर के लोगों में अग्रीमेंट हुआ है। जैसे कि गूगल ने फेसबुक के साथ अग्रीमेंट किया, ठीक है, एक मैगी वाली कंपनी ने दूसरी मैगी वाली कंपनी से किया, पेप्सी ने कोका कोला से अग्रीमेंट किया, दैट इज इक्विवेलेंसी। जो बराबर के लोग हैं उनके साथ अग्रीमेंट करना। वर्टिकल अग्रीमेंट का मतलब होता है यहाँ पे हमसे छोटे लोगों पे अग्रीमेंट करना। हमसे छोटे लोगों पे अग्रीमेंट करना मतलब एक सेल मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अग्रीमेंट करा। वर्टिकल अग्रीमेंट का मतलब हुआ एक मैन्युफैक्चरर ने किसके साथ अग्रीमेंट किया? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किया या फिर होलसेलर के साथ किया, ठीक है, मतलब लेवल नीचे हुआ। देखो वी बनता भी ऐसे ही है, ठीक है, वी बनता भी ऐसे ही है, तू बड़ा जल्दी आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, तो जो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट होता है ना, जो बराबर के लेवल पे होता है, वो वॉइड होता है। जो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट होते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइड, ठीक है, कर ही नहीं सकते। लेकिन वर्टिकल अग्रीमेंट्स वॉइड नहीं होते, कुछ लेवल तक उसको रोका जा सकता है। अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि ये गलत है तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड इफ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट, बराबर के लोगों के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, कौन सा अग्रीमेंट? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, तो वॉइड होगा, वो वॉइड होगा। लेकिन वर्टिकल फॉर्म में कर रहे हो तो वो वॉइड नहीं होगा। वॉइड कब होगा? अगर वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ा रहा है। आ जाओ पढ़ते। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज एंगेज इन आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स एंड सर्विस। एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइजेस engaged in आइडेंटिकल होता है बिल्कुल सेम नहीं, मिलते जुलते गुड्स में। जैसे मैगी ने पतंजलि के साथ किया, पेप्सी ने कोका कोला के साथ किया, ठीक है। दीज कैटेगरी एज MOP बिड रिगिंग, इसको क्या बोला जाता है? दे कैटेगराइज एज, इसको बोला जाता है मॉप बिड रिगिंग। क्या बोला जाता है? मॉप बिड रिगिंग। क्या होता है मॉप बिडिंग? M से होता है मार्केट एलोकेशन। मार्केट ने, सरस ने अग्रीमेंट किया अमूल के साथ कि राजस्थान में मैं ही खड़ा रहूंगा, और गुजरात में अमूल ने बोला मैं ही खड़ा रहूंगा। गलत है नहीं? मार्केट अलोकेट कर दिया ना इन लोगों ने। क्यों मार्केट में राजस्थान, सरस जो है वो गुजरात नहीं जा सकता। सरस नाम गुजरात का है लेकिन वो राजस्थान में क्यों बिक रहा है? दोनों गलत है, ठीक है, तो ये गलत अग्रीमेंट है। नेक्स्ट, आउटपुट कंट्रोल, प्याज रोक दो। बड़े बड़े डीलर्स ने मिलके बोल दिया प्याज की सप्लाई रोक दो, प्याज का प्रोडक्शन रोक दो। गलत है भाई। प्राइस फिक्सेशन, देखो बिकेगा तो इतने का ही बिकेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी जो स्वीट लाइम है वो 100 150 की बिक रही। कंट्रोल नहीं किया उन लोगों ने आउटपुट पे। आउटपुट है बहुत है, मौसम भी बहुत है, लेकिन प्राइस पे कंट्रोल कर दिया। देखो मिलेगा तो इतने पे ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरे से ले आओ तो दूसरे के पास भी इतने का ही बिकेगा। बाहर जो सब्जी वाले खड़े हैं हर ठेले पे बोला जा रहा है इतने का ही बिकेगा। गलत है ये। बिड रिगिंग हम आगे पढ़ेंगे, तो मेरे साथ याद करो, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड होते हैं वो अग्रीमेंट, और ये वो अग्रीमेंट होते हैं जो सेम लेवल ऑफ एंटरप्राइज पे होते हैं। अग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज एंगेज इन आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इनको कैटेगराइज किया गया है मॉप बिड रिगिंग। मॉप का मतलब होता है
एम से मार्केट अलोकेट कर दिया, ओ से हो गया आउटपुट, पी से हो गया प्राइस और बिड रिगिंग में आगे पढ़ाऊंगी। का ओ का मतलब आउटपुट पे कंट्रोल, पी का मतलब प्राइस पे कंट्रोल और बिड रिगिंग हम आगे पढ़ेंगे। मॉब बिड रिगिंग, एम से मार्केट अलोकेशन, बी ओ से आउटपुट कंट्रोल, बी से बिड रिग पी से प्राइस कंट्रोल और बी से बिड रिगिंग। ठीक है, अब क्या होता है बिड रिगिंग? अग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज और पर्सन विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन फॉर बिड्स and adversely affecting or manipulating the process for bidding। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती है? टेंडर्स निकालती है। गवर्नमेंट कंपनीज टेंडर्स निकालती है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, पब्लिक पार्क्स बनाना है। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, उस टेंडर पे 4 लोग बैठे। अब 4 लोगों में से उन लोगों ने क्या कर रखा है? आपस में रिगिंग कर रखी है। रिगिंग मतलब होता है एक साथ मिल के कार्टेल बना रखा है और बोल रखा है कि देख, एक बार अग्रीमेंट तू ले ले, बी पहले ए वाला ले ले, फिर बी वाला बोलेगा दूसरा तू ले ले, सी वाले को तीसरा दे देंगे और 4 वाले को चौथा दे देंगे। इस पे वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, कंपटीशन होगा नहीं, तो दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। और एडवर्सली अफेक्टिंग और मैनिपुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बिडिंग। बिडिंग के प्रोसेस को मैनिपुलेट किया, प्राइसेस एक जैसी कोट की, फिर किसी को भी दे। Some of the most commonly adopted way in which collusive bidding और bid rigging कैसे होती है, जैसे submitting identical bid, A B C D चारों ने बिडिंग लगाई। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला था हॉस्पिटल बनाने का और चारों ने मिलके सेम प्राइस निकाली, आइडेंटिकल प्राइस निकाली, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। मतलब अग्रीमेंट बना दिया इन लोगों ने कि देखो, चाहे तेरे को मिले चाहे मेरे को मिले, प्राइस इतनी होनी चाहिए। सबमिटिंग द लोवेस्ट बिड कवर बिड्स। ठीक है, हम चारों मिलके सबसे कम बिडिंग करेंगे ताकि और पब्लिक गायब हो जाए। हम चारों मिलके इतनी कम प्राइस कोट करेंगे कि और पब्लिक गायब हो जाए। ये भी तो गलत है, और पब्लिक के साथ नहीं करोगे कंपटीशन। नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, आपस में नहीं लड़ेंगे। आपस में नहीं लड़ोगे तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो पब्लिक का वेलफेयर कैसे होगा। कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइस और टर्म्स ऑफ बिड, मतलब सेम नॉर्म्स अडॉप्ट कर लिए। वापस बोलती हूँ, इन लोगों ने अग्रीमेंट किया। क्या अग्रीमेंट किया? आपस में नहीं लड़ेंगे भाइयों, आपस में नहीं लड़ेंगे, सेम बिडिंग करेंगे, मतलब आइडेंटिकल बिड्स। कम से कम बिडिंग करेंगे, लोवेस्ट बिड। ठीक है, नॉट टू बिड, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में हमारी एकता है भाई। कॉमन नॉर्म्स अडॉप्ट कर ली। ठीक है, वापस आइडेंटिकल बिड, सेम बिड्स देंगे, लोवेस्ट बिड कम से कम देंगे। तीसरा नॉट टू बिड, आपस में नहीं लड़ेंगे। चौथा कॉमन नॉर्म्स अडॉप्ट कर रखे हैं। स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर, बाहर वालों को निकालेंगे, बस हम ही रहेंगे, हम ही राजा हैं, बाहर वाली पब्लिक को निकाल लेंगे। अगर इस टेंडर पे और कोई बिडिंग करने आया तो उनको निकाल देंगे। स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर, बाहर वालों को निकाल देंगे। डेजिग्नेटिंग बिड विनर इन एडवांस, पहले से डिसाइड कर लेते हैं ये लोग। देखो, मैंने जो आपको लिए तो उन लोगों ने पहले ही बोल दिया इस बार ए को दे देंगे। तुम लोगों को कैसे पता ये अग्रीमेंट ए को मिलेगा? पहले से उनके ऊपर अग्रीमेंट हो जाएगा, इस बार तो अग्रीमेंट, इस बार जो टेंडर है वो ए को दे देंगे। कैसे पता चला तुम लोगों को? पहले से बिड विनर डिसाइड कर लिया तुमने इन एडवांस। वापस देखो, पहला आइडेंटिकल बिड्स,
दूसरा लोवेस्ट बिड, तीसरा नॉट टू बिड, आपस में नहीं लड़ेंगे, कॉमन नॉर्म्स अडॉप्ट कर लिए, चौथा पांचवा कि बाहर वालों को निकाल देंगे, और छठा कि पहले से तुमने विनर डिसाइड कर लिया, लड़ाई हुई नहीं कि पहले से विनर डिसाइड कर दिया, गलत है। नेक्स्ट, वर्टिकल अग्रीमेंट। वर्टिकल अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जो कि सेम लेवल पे नहीं होता, अलग अलग लेवल पे होता है। एक मैन्युफैक्चरर ने अग्रीमेंट किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेल, अग्रीमेंट अमॉन्ग एंटरप्राइज ऑफ पर्सन्स एट डिफरेंट स्टेज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन इन डिफरेंट मार्केट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल और प्राइस और ट्रेड इन गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्व। अग्रीमेंट अमॉन्ग एंटरप्राइजेस ऑफ पर्सन एट डिफरेंट लेवल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्टेज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने रोक लिया प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल प्राइस, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लड़ के रोका हुआ है। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, ट्री। टी से होता है टाई इन अग्रीमेंट, टी से हुआ टाई इन अग्रीमेंट, आर से हुआ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और रिफ्यूज टू डील, टी से हुआ टाई इन अग्रीमेंट, आर से हुआ रिफ्यूज टू डील और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ई से हुआ एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट और ई से हुआ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। वापस मेरे साथ याद करो, ट्री शॉर्टकट है इसके टाइप्स के, टी से टाई इन अग्रीमेंट, आर से रिफ्यूज टू डील, आर से रीसेल प्राइस मैकेनिज्म, ई से एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट और ई से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। पढ़ते हैं एक एक को। पहले आता है टी। टी का मतलब होता है टाई इन अग्रीमेंट। टाई इन अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, टाई कर दिया। जैसे एक था हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का सरफ बहुत अच्छा बिक रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का सरफ बहुत अच्छा बिक रहा था, सबको पता था अगर हम लोग सरफ लेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेंगे, ठीक है। तो इसका है ना फिनाइल नहीं बिक रहा था। ये मैं ना डेटाज ऐसे ही ले रही हूँ, कहीं आप लोग सोचो, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो मैं किसी की बुराई और अच्छाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का फिर फिनाइल नहीं बिक रहा था, तो फिनाइल नहीं बिक रहा था तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कंडीशन लगाई, सरफ जब ही मिलेगा जब फिनाइल खरीदोगे, सरफ जब ही मिलेगा जब फिनाइल खरीदोगे। फ्री में नहीं दे रहा फिनाइल, फ्री में नहीं दे रहा, ये मत सोचना, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, पैसे देके खरीदना पड़ेगा। मतलब आपको सरफ जब भी मिलेगा जब आप फिनाइल को पैसे देके खरीदोगे, दैट इज टाई इन अग्रीमेंट। इंक्लूड एनी अग्रीमेंट रिक्वायर्ड अ परचेज ऑफ गुड्स, आपको एक गुड्स जब भी मिलेगा एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज हम अदर गुड, आपको वो गुड्स जब भी मिलेगा जब आप उसके साथ दूसरा गुड्स खरीदोगे। इंक्लूड एनी अग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर, परचेजर के ऊपर कंडीशन लगाइए ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज, आपने वो चीज़ जब भी मिलने वाली है जब आप उसके साथ दूसरा खरीदोगे। टाई इन अग्रीमेंट का सबसे कॉमन एग्जांपल, टाई इन अग्रीमेंट का सबसे कॉमन एग्जांपल ये है हमारा गैस, और इस गैस के साथ हमें चूल्हा खरीदना पड़ता है। जब भी आप किसी भी कंपनी से नया गैस सिलेंडर लेते हो, नया गैस सिलेंडर लेते हो, नया कनेक्शन लेते हो, तो आपको चूल्हा खरीदना पड़ता है। चूल्हा फ्री नहीं मिलता, चूल्हा खरीदना पड़ता है, दैट इज टाई इन अग्रीमेंट। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, अग्रीमेंट restraining in any manner from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of seller or any other person। ध्यान से सुनना, ये है, पेन देना, ये है हमारा भोला, ठीक है, ये है हमारा भोला। ये भोला किससे माल खरीदता था, XYZ कंपनी से माल खरीदता था, XYZ से माल खरीदता था। XYZ बोलेगा कि मैं तेरे को अगर माल, ये था मैन्युफैक्चर, ठीक है, और ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर।
XY ने बोला कि मैं भोला तेरे को माल जब ही दूंगा जब तू मेरा ही माल खरीदेगा, मेरा ही माल सप्लाई करेगा, मेरे माल के अलावा किसी और का माल सप्लाई नहीं करेगा, मार्केट में सिर्फ मेरा माल ही सप्लाई करेगा। देखो ये लिखा है, अग्रीमेंट रजिस्टरिंग इन एनी मैनर फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स। आप किसी दूसरे गुड्स में डील नहीं कर सकते, आपको बेचना है तो सिर्फ मेरा ही माल बेचना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, अदर देन दोज ऑफ सेलर। आगे चलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। यहाँ पे बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जैसे सरस है तो राजस्थान में ही बिकेगी, सरस है तो राजस्थान में ही बिकेगी। सप्लाई अग्रीमेंट में क्या बोला, मेरा माल बेचेगा, भले किसी भी जगह बेच, राजस्थान में बेच, गुजरात में बेच, महाराष्ट्र में बेच, यूपी में बेच, कहीं पे भी बेच, लेकिन मेरा माल बेच। ठीक है, वो था एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट ये बोलता है कि एरिया बांट लेते हैं। भाई सरस है तो गुजरात में ही, राजस्थान में ही बिकेगा, सरस राजस्थान में ही बिकेगा, अमूल गुजरात में ही बिकेगा। एन अग्रीमेंट टू लिमिट, restrict or withhold output, supply on any goods or service, any area or market for the disposal or sale of goods. अग्रीमेंट टू लिमिट, लिमिट लगा दी या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और विथहोल्ड द आउटपुट, आउटपुट रोक दिया, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर अलोकेट एनी एरिया और मार्केट फॉर द डिस्पोजल और सेल ऑफ एनी गुड्स। यही था एग्जाम्पल, जरूरत नहीं सरस वाला दे दिया ना। नेक्स्ट, रिफ्यूजल टू डील, तेरे को तो दूंगा ही नहीं, तू तेरे को तो दूंगा ही नहीं, मतलब लोगों को मना कर दिया, तेरे को तो दूंगा ही नहीं। वो नहीं पुराने ज़माने में SC ST को बोला जाता तेरे को तो देना ही नहीं है, वो है अग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट और लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट एनी method the person or class of person to whom goods are sold or from whom goods are bought। तेरे से ना लूंगा, ना तेरे से खरीदूंगा, ना तेरे को बेचूंगा, तेरे को तो दुनिया से ही अलग रखूंगा। ये रिफ्यूजल टू अग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट और लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू whom goods are sold or from whom goods are brought। नेक्स्ट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये देखो गलत नहीं होता कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या होता है, एक रीसेल प्राइस। देखो प्रोड्यूसर जो होता है ना, प्रोड्यूसर वो गुड्स को सेल करता है किस पे, किसको, होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर रीसेल करता है, ये तो हो गई सेल, ये होती है रीसेल, रीसेल करता है कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, रीसेल जो हो रही है किस प्राइस पे हो रही है वो प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है। रीसेल जो गुड्स हो रही है जो कि होलसेलर से कंज्यूमर के पास गुड्स जा रहा है वो किस प्राइस पे हो रहा है वो डिसाइड करना गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कई बार ये ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि प्राइस बहुत बढ़ जाती है, तब गलत होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं रीसेल प्राइस में। इंक्लूड एनी अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन दैट द प्राइस टू बी चार्ज ऑन रीसेल बाय द परचेजर शैल बी द प्राइस स्टिपुलेटेड बाय सेलर। स्टिपुलेटेड का मतलब डिसाइडेड। कौन डिसाइड करता है, सेलर डिसाइड करता है कि इसी प्राइस पे बेचूंगा, इससे कम पे नहीं बेचूंगा, अनलेस इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट प्राइस लोअर देन दोज प्राइस में बी चार्ज। लिखा हुआ है कि प्राइस कम पे नहीं बेचा जा सकता, ये जो प्राइस लिखा हुआ है इस पे ही बेचा जाएगा। अगर उस पे लिखा होता है कि आप चार्ज कर सकते हो कम प्राइस तो ठीक है, वैसे ये गलत नहीं है, सेलर ही डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है, पर वो अनफेयर एडवांटेज करता है तो गलत है। इंक्लूड एनी अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन, कंडीशन क्या लगाइए, दैट प्राइस टू बी चार्ज ऑन रीसेल बाय द परचेजर शेल बी द प्राइस स्टिपुलेटेड बाय द सेलर। कौन डिसाइड करेगा, सेलर, अनलेस क्लियरली स्टेटेड। ये हो गया टी से टाई इन अग्रीमेंट, आर से रिफ्यूज टू डील, आर से रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ई से एक्सक्लूसिव सप्लाई
अग्रीमेंट और ई से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। वापस मेरे साथ बोलो, टी से टाइन अग्रीमेंट, आर से रिफ्यूज टू डील, आर से रीसेल प्राइसमेंट, ई से एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट और ई से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। यहाँ तक गाइस कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कोई होगी भी नहीं। मैं सबका शॉर्टकट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 25 मार्क्स का ये चैप्टर कवर करता है। टी से टाइन अग्रीमेंट, ई से, आर से रिफ्यूज टू डील और आर से रीसेल प्राइस मेंटेन, ई से एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट और ई से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। एक्सेप्शन क्या है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट? एक एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के एक्सेप्शन। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में नहीं आती, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में नहीं आती। आप किसी को कहीं ऐसी चीज़ें अगर रोक लगाते हो कि नहीं भाई ये नहीं करेगा, ये मेरा इलाका है, यहाँ का विजयकांत शिकरे मैं हूँ, तो भी चलेगा। वो कौन सा है? कॉपीराइट। कॉपीराइट एक्ट 1955 होगा ये, ठीक है। तो कॉपीराइट एक्ट 1955। अब ध्यान से सुनना, मैंने बड़ी ही मेहनत लगाई, बड़ी ही मेहनत से सीएस की बुक लिखी। कौन सी? ईबीसीएल की, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ की। 2 साल दिन रात मेहनत की, दिन रात तैयारी की, एक एक स्लाइड तैयार की, बहुत ही अच्छी डायग्रामेटिक वे से मैंने सब कुछ तैयार किया और मैंने बुक लिखी। क्या हुआ? मैंने बुक लिखी और मैंने जैसे ही वो बुक मार्केट में लॉन्च की, किसी ने उसकी कॉपी की और दोबारा दूसरी लॉन्च कर दी। क्या मैं यहाँ पे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। मैं यहाँ पे कंपटीशन ख़त्म कर सकती हूँ। मेरी बुक की कोई भी कॉपी नहीं करेगा। क्यों? वो मेरी मेहनत है भाई, मेरी मेहनत है। वहाँ पे मैंने कंपटीशन नहीं ख़राब किया, मेरी मेहनत का फल था। दूसरा, पेटेंट किस पे होता है? पेटेंट किसी इन्वेंशन पे होता है। एक बच्चा था जयपुर का, उसका नाम आई थिंक कुछ राधे करके था, मतलब एकदम से नाम क्लिक नहीं हो रहा मुझे। उस बच्चे को, मतलब वो हैंडीकैप्ड बच्चा था और वो हैंडीकैप बच्चा था तो वो बहुत परेशान, मतलब घर में ही ज़्यादातर रहता था, ठीक है। तो उसके पापा उसके साथ चेस खेलते थे। अब चेस खेलते थे तो पापा और बेटा चेस खेलते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके उसके फ्रेंड्स आने लग गए, ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स आने लग गए, तो उसके फ्रेंड्स और 4 जने थे। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि यार अब ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे 4 फ्रेंड्स और मेरे पापा और मैं साथ सब खेल लें। तो उसने एक ऐसी चेस की इन्वेंशन की जो कि 6 जने खेल सकते। तो उसको उसने पेटेंट करा दिया और अब वो वाली चेस अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसके बदले में उसको रॉयल्टी पे करेगी, और वैसी वाली चेस कोई और इन्वेंट नहीं कर सकता। तो मतलब वहाँ तो उसने कंपटीशन ख़त्म कर दिया कि 6 प्लेयर्स वाली चेस और कोई इन्वेंट नहीं कर सकता। बेटा उसने कंपटीशन ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे वो ये बताना चाहता है कि भाई मेरी मेहनत है। समझ में आया? नेक्स्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। कुछ चीज़ें जोग्राफिकली अच्छी लगती है, जैसे कि बोले तो कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल कश्मीर में ही अच्छी मिलती है, उदयपुर में नहीं मिलती, राजस्थान के और कोई इलाके में नहीं मिलती, और भी कहीं दिल्ली में नहीं मिलती, केरला में नहीं मिलती। तो क्या वहाँ कंपटीशन ख़त्म हो गया? नहीं। वो बोलते हैं ना केरला में क्या मिलता है? रसगुल्ला बोलते हैं वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें उसी एरिया की, जैसे अलवर का मावा, ठीक है, तो कुछ चीज़ें वहीं की ही अच्छी लगती। जोधपुरी स्वीट्स, ठीक है, बीकानेर की भुजिया, तो ये सब वहीं की अच्छी होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब वहाँ पे कंपटीशन ख़त्म नहीं होता, वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए अच्छी है। ट्रेडमार्क जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, पिज़्ज़ा हट, ये नाम सिर्फ वही बंदे यूज़ कर सकते हैं जिसको उसके ओनर ने अलाउ किया। तो वो कंपटीशन ख़त्म नहीं कर रहा, अपने नाम का यूज़ कर रहा है। कुछ ट्रेडमार्क ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ अपने ही आगे यूज़ करेंगे। समझ में आया?
डिज़ाइन आपने देखा है, पेप्सी की बोतल और कोका कोला की बोतल सिमिलर आती है, लेकिन उनकी डिज़ाइन एक नहीं है। पेप्सी की बोतल जो डिज़ाइन की आती है वो कोका कोला नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि उसने उसको रजिस्टर करा है। तो क्या पेप्सी कोला के लिए कंपटीशन ख़त्म करिए? बिल्कुल नहीं ख़त्म कर रही गाइस। यहाँ पे पेप्सी ने उस चीज़ को रजिस्टर्ड कराया है तो वो सिर्फ पेप्सी ही यूज़ कर सकती है, ठीक है। नाइक का सिंबल जो होता है वो सिर्फ नाइकी यूज़ कर सकता है, तो ऐसे में वो कंपटीशन ख़त्म नहीं कर सकते, वो उनके लिए ही रजिस्टर्ड है, वही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट। डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, मतलब ये सर्किट्स वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए कि वो चीज़ें बनाएंगे तो फिर वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये ऐसी चीज़ें जो लोगों ने अपनी मेहनत से क्रिएट की है, उस एरिया की क्रिएट की है या फिर मेहनत से क्रिएट की है या फिर ऐसा नाम है जो कि लोगों ने कमाया है, तो वो किसी को क्यों देंगे? तो वो उस चीज़ के लिए अगर वो नहीं देते हैं तो वो कंपटीशन ख़त्म नहीं करते हैं, वो उसके लिए उनकी मेहनत है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन थे कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स के। Act does not restrict any person right to export from India goods under the agreement which require him to exclusively supply, distribute or control goods, provision of service for fulfillment of export contract। ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा अग्रीमेंट करता है कि चाइना को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मैं ही सप्लाई करूँगा, चाइना को स्पाइसेस सिर्फ मैं ही सप्लाई करूँगा, तो वो चीज़ बाहर इफेक्ट कर रही है, इंडिया को इफेक्ट नहीं कर रही, इसीलिए वो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ कंपटीशन। इंडिया में थोड़ी मना कर रहा है, इंडिया में सप्लाई करो, लेकिन सिर्फ चाइना में मैं सप्लाई करूँगा, मेरा एक्सक्लूजन है, मुझे अलग से हक मिला है, तो वहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नहीं लगता। एड डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी पर्सन राइट, किसी के पर्सन के राइट को यहाँ नहीं ख़त्म कर सकता टू एक्सपोर्ट, important export from India under the agreement which require him to exclusively supply, distribute or control goods, provision of service for fulfillment of export contract, ठीक है। तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप एक्सपोर्ट सिंपली बोलते हो कि मैं ही करूँगा तो चलता है। The exclusion of export business is in view of export theory और doctrine of relevant market। इसको export theory भी बोलते हैं और doctrine of relevant market भी बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोलूँगी कि एक बार देखो, मैं बोलूँगी 3 से 4 बार देखो, क्योंकि कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स कवर्ड करता है, तो आपको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार तो ये देखना ही चाहिए। गाइस मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, उसको ज्वाइन करो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइस अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखो, एग्ज़ाम जब होंगे हम देखे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी तैयारियों में कोई कमी मत लाओ। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू।